टेस्ट कि मैम उसका। बहुत नहीं हो रही थी मैम भैया। हाँ जी बेटा। मैम बहुत लेट ज्वाइन हुई है मैम, हो ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब लास्ट पे जब अटेंडेंस होगी तब आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी मैं, अभी लेक्चर अटेंड करो आप। तो हम आज का टॉपिक कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, कि इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे डिटर्मिन करेंगे अगर हमने कोई फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन मैन्युफैक्चर की है, बनाई है। तो फर्स्ट हम उसका कलर चेक करेंगे कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन है एक्चुअली उसका कलर कैसा आना चाहिए था। अगर कलरलेस होनी चाहिए थी वो और उसका कलर कुछ और आ रहा है, जस्ट लाइक पेल येलो आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, पर्पल है, तो इट मीन्स उसमें इम्प्योरिटी है। फिर ऑर्डर, उसका ऑर्डर कैसा है, उसमें से कैसी स्मेल आ रही है, उसका फ्रेगरेंस लाइक टेस्ट है, पंजेंट स्मेल है, एग लाइक स्मेल है उसकी, और उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, कैसा टेस्ट है, ये सब चीज़ें सही हैं या वेरी कर गए हैं। तो इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में इम्प्योरिटीज़ है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट प्रेफर करते हैं। टेस्ट फॉर कलर करते हैं, ऑर्डर के लिए, टेस्ट के लिए, आर गिवन इन दी ईच मोनोग्राफ। मीन्स हमारे फार्माकोपिया में इन सब में अगर कोई इम्प्योरिटी आती है तो उसके लिए मोनोग्राफ में पहले से ही टेस्ट गिवन है, तो हमें वो टेस्ट प्रेफर करने पड़ते हैं। द प्योरिटी एंड हाइजीनिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, उनकी जो प्योरिटी हो गई मीन्स वो प्योर फॉर्म में बनी है नहीं बनी है, या फिर वो हाइजीन है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हैं, तो उस नेचर के लिए हम सब्सटेंस को डिटर्मिन कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। हमें पता चल जाता है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन है दैट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस एंड बैक्टीरियाज एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो। तो इन सब के लिए क्या होते हैं, टेस्ट गिवन होते हैं हमारे मोनोग्राफ में, जिन्हें हम प्रेफर कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा फिजिको केमिकल रिक्वायरमेंट्स। फिजिको केमिकल रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। हम अगर कोई सॉल्ट बनाया हमने तो उसका हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। अगर कोई लिक्विड फॉर्म में भी कोई प्रेपरेशन है तो भी हम मेल्टिंग पॉइंट उसका जो है हम देख लेते हैं, अगर अदरवाइज़ वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो ठीक है, तब भी हम उसका क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन चेक करेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन मीन्स ऑप्टिकली रोटेट होने के बाद वो रोटेटरी है, लिवोरोटेटरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन जो लिवोरोटेटरी होती है उनका थेरापेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एस यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये क्या करते हैं, जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं ये ऐसा नहीं है कि इनका बिल्कुल भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल रोटेशन, उनकी रोटेशन वाइज जो लीवो फॉर्म होती है वो ज़्यादा थेरापेटिक इन नेचर होते हैं मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स। कुछ रेयर होती हैं जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी क्या होती हैं, ज़्यादा थेरापेटिक इफेक्ट शो कर देती हैं, लेकिन लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, विस्कोसिटी चेक करते हैं, कैसी है वो, ज़्यादा ग्रीसी नेचर की है, लिक्विड नेचर की है, सॉलिड नेचर की है। ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, लिक्विड्स के लिए होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे उनकी फ्लो प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। अगर ज़्यादा विस्कस होगा तो वो बॉटल से बाहर आने में ही उसे हम क्या करना पड़ेगा, बॉटल को शेक करना पड़ेगा, उसे हीट अप करना पड़ेगा अगर ज़्यादा विस्कस होगी आपकी प्रेपरेशन। ठीक है, तो हमें जो लिक्विड प्रेपरेशन उसका फ्लो ऐसा रखना है जस्ट लाइक कि वो इजीली बाहर आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपके शैम्पू बॉटल में से शैम्पू इजीली बाहर आ जाता है, इट मीन्स उसकी जो विस्कोसिटी है वो अच्छे से देख के बनाई गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, मास अपॉन डेंसिटी, हम उसे क्या करते हैं, ग्रेविटी चेक कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं उनकी। रिटेंशन टाइम होता है, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। फिर यहाँ पे ESR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका स्पेक्ट्रम रेजोनेंस, उसकी मास स्पेक्ट्रा, ये सब क्या होती हैं फर्दर आगे जाके पढ़ोगे आप। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर्स में। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी टेस्ट को हम प्रेफर करते हैं किसमें, उसके फिजिको केमिकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम करते हैं एसिडिटी चेक करते हैं उसकी, कि ज़्यादा एसिडिक की नेचर तो नहीं है। अगर ज़्यादा एसिडिक की नेचर का हो तो क्या करेगा, अगर हम उसकी डोज बना लेते हैं, उसके मेडिकामेंट बना के हम उसे ले लेते हैं तो उससे अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे स्टमक में।
तो ज़्यादा एसिडिक की नेचर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ब्लड है उसमें से उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ब्लड में इसकी पीएच वैल्यू कम हो गई तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और अल्कलिनिटी होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हमें पीएच का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो व्हेन ए कंपाउंड, जब हम किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग एसिड्स या फिर एल्कलीज के साथ, देन सम अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कलीज में बी प्रेजेंट। तो अगर हम किसी अपने सब्सटेंस को बना रहे हैं एसिड की हेल्प से या एल्कलीज की हेल्प से, तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनल प्रेपरेशन होगी उसमें एसिड का अमाउंट भी आ सकता है और एल्कलीज की अमाउंट भी आ सकता है, मे बी प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। किसकी फॉर्म में, एज एन इम्प्योरिटी की फॉर्म में, एंड चेंज द पीएच वैल्यू, और वो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन की जो पीएच वैल्यू है उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन करते हैं तो हमें वहाँ पे उसके एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, उसकी पीएच का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनसॉल्युबल रेजिड्यू। इनसॉल्युबल मीन्स कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं हो पाते हमारी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में। इफ़ इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट, मीन्स कुछ ऐसे सॉल्ट हैं या इंग्रेडिएंट डाल रखे हैं हमने जो कि पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं हैं, तो क्या होता है, द सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड। तो उससे क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड हो जाता है, मीन्स ज़्यादा मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दीज इनसॉल्युबल मैटर्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसे हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिल्टर होने के बाद एंड अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड बाय वेइंग द ड्राइड फिल्टर पेपर, और उस पर जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो फिल्टर पेपर पे हम निकाल लेते हैं और हम उनको निकाल के फिर हम उसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं, और फिर फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा उसका वेट कर लेते हैं कि कितना वेट था। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इतने वेट के जो रेजिड्यू थे वो हमारे सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल थे। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो मेडिकामेंट थी, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन थी, उसमें कितने इनसॉल्युबल रेजिड्यूज थे। नेक्स्ट है 5th पॉइंट पे अनाइंस एंड केटाइंस। अनाइंस एंड केटाइंस के केस में क्या होता है कि कुछ अनाइंस होते हैं, कुछ केटाइंस होते हैं जो कि ऐड करते हैं टू अ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स बाय एब्जॉर्प्शन एंड को-प्रेसिपिटेशन। ये एनाइंस केटाइंस हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि सोडियम क्या है, केटाइन, कैल्शियम केटाइन, क्लोरीन एनाइन, सल्फेट उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है, SO4 नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम यहाँ पे उन केटाइंस एनाइंस की बात कर रहे हैं जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल जो प्रेपरेशन है उसमें आते हैं, और वो कंपाउंड्स उनकी हमारी बॉडी में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी फॉर्म में, केटाइन एनाइंस की फॉर्म में ही एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर वो फर्दर क्या होते हैं, फर्दर वो आधे सॉल्युबल हो जाते हैं और आधे क्या होते हैं, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों को हम मैटर करते हैं कि हमारे फाइनल जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो मेडिकामेंट बनी है उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो इन सब चीज़ों से चेक हो जाती है। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, ऐश वैल्यू। ऐश वैल्यू में क्या होता है कि हमें जो प्लांट्स वगैरह से जो मेडिकामेंट मिलती है किसकी फॉर्म में मिलेगी, जैसे होता है ना कि जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो ऊपर से स्किन लेयर होती है, जो क्या कहते हैं उसको बक्कल बोलते हैं, उसको निकाल लेते हैं। कई रूट्स होते हैं उनकी लीव्स में मेडिकामेंट होती है। ठीक है, और कई के जो होते हैं जो रूट्स पार्ट होते हैं, और कई जो होते हैं प्लांट्स होते हैं उनके फ्रूट्स में मेडिकामेंट होते हैं, उनके सीड्स में मेडिकामेंट होते हैं, उनके सीड यूज़ होते हैं फॉर द मेडिकल पर्पस। तो उनको हमने क्या करना है, उन क्रूड वेजिटेबल ड्रग्स को हमने इकट्ठा कर लेना है और उसको हमने क्या करना है, इग्नाइट करना है। इग्नाइट करना मीन्स जैसे हम कहते हैं आग से जलाते हैं या धीरे धीरे उन्हें सुलगाते हैं आग से, तो उनकी फाइनली जलने के बाद जो राख बच जाती है उस राख में ऑर्गेनिक और सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं टू अ कांस्टेंट वेट। ठीक है, कुछ वेट तक। तो
तो दी ऐश कंटेन्स, इसमें जो ये ऐश होती है, राख जो होती है, इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि क्लोराइड्स की, सल्फेट्स की, आयरन की, हैवी मेटल्स की, लेड की। तो ये सभी इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आई हैं? जब हमने उसे क्या किया था, उन क्रूड मटेरियल्स को हमने क्या किया था, आग से जलाया था, तब ये इम्प्योरिटीज़ आ गई थी। लेकिन उस ऐश में क्या होगा, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं? आपकी जो क्रूड वेजिटेबल ड्रग थी उससे आई हैं सब, और ये सब की सब उस ऐश में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन उन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ इसमें ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट रहेंगी। तो ये भी हमें क्या करनी है, चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 7th, लॉस ऑन ड्राइंग एंड इग्निशन। अब हमारे पास कोई मेडिकामेंट है, वो फॉर एग्जांपल वो मान लो कि पेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो या फिर हम क्या कहते हैं कि वो सोल्यूशन फॉर्म में है या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन है। अब हमें उसमें क्या करना है, लॉस ऑन ड्राइंग, हमें उसका चेक करना है कि इसमें कितना कंटेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका वेट कर लेंगे एज इट इज़ उस पेस्ट फॉर्म का। फिर हमने उसे क्या करना है, उसे हीटअप करना है, उसे इग्नाइट करना है, आग से जलाना है, किसी चाइना डिश में या किसी बाउल में उसे गर्म करेंगे। उसे गर्म करने से क्या होता है कि जितना भी वाटर था वो सब का सब क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो वहाँ से उड़ जाएगा या जल जाएगा। हम कहते हैं कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वाटर का, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि फाइनली जब हमने उसको इतनी देर तक गर्म करना है जब तक कि पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाता उस पेस्ट में से। अब क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ क्रूड मटेरियल बचा होगा, पानी तो सारा जल चुका है हीट करने से। मैम हाँ जी बच्चे। मैम अटेंड लगी। प्रणव, आप अभी लेट आए हो और आपको पता है मैं समझा रही हूँ, अटेंडेंस लास्ट में भी होती है, सिर्फ ओके मैम, अटेंडेंस के लिए आप डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, दिस इज़ नॉट सॉरी मैम। गुड, ठीक है। अटेंडेंस बाद में होती है, बाद में लग जाएगी। तो हम ये क्या करते हैं, लॉस ऑन ड्राइंग, हमने उस पेस्ट को सबसे पहले वेट कर लिया, फिर उसे हीटअप किया, इग्नाइट किया, मीन्स आग से जलाया। आग से जलाने के बाद उसे गर्म करने के बाद जब हमें लगा कि सारा पानी जल चुका है, वो सिर्फ मेडिकामेंट बची है हमारे बाउल में, चाइना डिश में, हमने उसे फिर से वेट करना है। तो उन दोनों के वेट में जो डिफरेंस आएगा हम उसे माइनस कर लेंगे। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि द वेट ऑफ वाटर इज़ फाइंड आउट, कि कितना वाटर था इस मेडिकामेंट में, उससे हमें वाटर का पता चल जाएगा। बाय ड्राइंग द सब्सटेंस, जब हमने उसे ड्राई किया था तो हमें वेट लॉस का पता चल जाएगा कि कितना वेट लॉस हुआ है ऑन ड्राइंग करने से हमारे मेडिकामेंट का कितना वेट कम हुआ है, क्योंकि पहले तो वाटर कंटेंट भी था उसमें, फिर जब हमने उसे ड्राई कर दिया तो वाटर कंटेंट भी चला गया, तो उसका वेट कम रह जाएगा, तो हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारी प्योर फॉर्म में जो ड्रग है उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट था। नेक्स्ट है असे। अब असे क्या होता है, ये एक क्या होता है, टेक्निक कह सकते हैं या फिर तरीका कह सकते हैं या फिर कोई भी एक मेथड कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, असे इज़ द केमिकल डिटर्मिनेशन, केमिकली हम पता लगाते हैं कंपाउंड में कि वेदर इट इज़ कन्फर्म टू प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स। इसमें प्रोसीजर्स होते हैं, हमें पता लगाते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। मीन्स होता है कि कई जो कंपाउंड्स होते हैं प्योर फॉर्म में है, ठीक है, मेडिकामेंट सही बनी है पूरे परफॉर्मा के अकॉर्डिंग, मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो वो स्टैंडर्ड होगी। अगर वो नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उसका कलर सेम ऐसा नहीं आ रहा है जैसा कि हमारे फार्माकोपिया में गिवन है, उसका अडर वैसा नहीं है, टेस्ट वैसा नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है। कॉमन असे प्रोसीजर्स इंक्लूड, इसमें कौन से असे मेथड होते हैं, जैसे कि ग्रेविमेट्रिक, ये भी हमारा क्या है, केमिकल मेथड है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, फोटोमेट्रिक मेथड और स्टेरिफिकेशन मेथड, ये सारे ही स्टैंडर्ड मेथड हैं जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन को स्टैंडर्ड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि यही मेथड हैं जिनसे हम इवेलुएट करते हैं कि हमारी जो मेडिकामेंट है, हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन है, वो स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट कितना स्टैंड करती है, कितने % प्योर है। ओके,
क्लियर है फर्स्ट ईयर? समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है बच्चे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में लिमिट टेस्ट है। लिमिट टेस्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पे ओपेल सेंस मीन्स पारदर्शिता और टर्बिडिटी मीन्स ज़्यादा मिल्की वाइट तो नहीं है हमारा। हम क्या करते हैं, ऐसे लॉन्ग नेक वाले मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, दो, उनको क्या बोलते हैं, नेस्लर सिलेंडर्स बोलते हैं। जो नेस्लर सिलेंडर्स होते हैं स्पेशली फॉर किसके लिए यूज होते हैं, फॉर द लिमिट टेस्ट। NESSLER नेस्लर सिलेंडर्स बोलते हैं इनको। ये जो नेस्लर सिलेंडर्स होते हैं, एक हम क्या करते हैं, एक को हम लेते हैं एज अ टेस्ट और दूसरे को लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें हम जो सोल्यूशन लेते हैं अपना, वो हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया प्रेपरेशन। और ये जो टेस्ट वाला होता है, इसमें हम जो सोल्यूशन बनाते हैं वो हम अपने मेडिकामेंट का बनाते हैं, जो हमने फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन बनाई है, इसमें हम वो वाला सोल्यूशन डाल के रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों की टर्बिडिटी चेक करते हैं, ओपेल्सेंस चेक करते हैं। क्योंकि ये ग्लास के बने होते हैं नेस्लर सिलेंडर्स, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में कोई बाहर जो है फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो वो तो हमें देखने से पता चल जाएगी। सेकेंड वन कि टर्बिडिटी ज़्यादा है या नहीं है। टर्बिडिटी मीन्स अगर ये आपकी जो है टेस्ट वाला सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा टर्बिड हुआ है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा टर्बिड नहीं था, ठीक है, ये ज़्यादा टर्बिड है, इट मीन्स इसमें इम्प्योरिटी है। अब वो इम्प्योरिटी किस वजह से आई, या तो आपने सॉल्ट जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ किए हैं, या फिर आपके जो सॉल्ट हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यानी कि कभी भी आपका जो टेस्ट सोल्यूशन है वो ज़्यादा टर्बिड नहीं होना चाहिए आपके स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। ठीक है, यानी कि क्लियर होना चाहिए आपका सोल्यूशन, जिससे कि आप अक्रॉस देख सको उस सोल्यूशन के। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टर्बिडिटी कह देते हैं। जैसे एक इधर वाले पानी में है, कम मिल्क के जार डाल के देते हैं हम, कि हम क्या करते हैं जस्ट 1 और 2 ml मिल्क डाल लेते हैं, तो वो टर्बिड से दिखाई देता है ना। और इधर वाले में हम क्या करते हैं 10 ml मिल्क डाल लेते हैं, तो वो ज़्यादा टर्बिड हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं हम, टर्बिडिटी चेक करते हैं। और कई बार होता है कि जो वो अपेल सेंस होती है डिपेंड करती है कि कुछ सॉल्यूशंस तो टर्बिड कलर शो करते हैं, लेकिन कुछ पर्पल भी शो कर देते हैं, कुछ लाइट रेड कलर भी शो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो केमिकल है वो किस नेचर का है। तो लिमिट टेस्ट में हमें क्या होता है कि हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। इन लिमिट टेस्ट ओपेल सेंस, टर्बिडिटी और कलर इज कंपेयर्ड विद अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन फार्माकोपिया। तो हम यहाँ पे किस चीज़ की कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की, किसके साथ, आपने जो मेडिकामेंट अपना जो सोल्यूशन बनाया हमने उसके साथ, टेस्ट सोल्यूशन की। ठीक है, और ये सब किस में प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है, इन दी फार्माकोपिया, फार्माकोपिया में बताया हुआ है। तो यहाँ पे द एक्सटेंट ऑफ ओपेल सेंस, जितना ज़्यादा ओपेल सेंस होगी, टर्बिडिटी होगी एंड कलर होगा, वो किससे इफेक्ट हो रहा है, इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़। इट मीन्स उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं प्रेजेंट इन दी सब्सटेंस, यानी कि जो आपने सॉल्ट यूज़ किया है उसको बोल रहे हैं सब्सटेंस। वेरिएशन इन टाइम, या फिर आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया अपनी प्रेपरेशन को बनाने के लिए, उसे ज़्यादा टाइम तक आपने रख दिया। एंड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट, या फिर आपने जो मेथड यूज़ किया है उसमें कोई गलती है। तो हमें सभी चीज़ों को ध्यान से केयरफुली रिएक्शंस को मिलाना है, टाइम के अकॉर्डिंग उसे अलाउ टू स्टैंड करना है कि कितनी देर तक हम इसे रखना है, कितनी देर तक नहीं रखना है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपके मेथड ऑफ परफॉर्मेंस में, कि आपने उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया, कितना टाइम दिया, कितना उसमें कितनी कंसंट्रेशन में उसमें सॉल्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट करते हैं सबसे पहले क्लोराइड्स के लिए। क्लोराइड्स के लिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम ये जो टेस्ट है इन्वॉल्व होता है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये AgNO3 है, इसमें क्या करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ विद सॉल्युबल क्लोराइड्स टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड।
विच इज़ इंसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी कि हम इसे किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ। क्लोराइड वाला सॉल्ट है ये, तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड के सॉल्ट मिल जाते हैं, जिससे ये क्या कह रहे हैं कि ये इंसॉल्युबल है। ये जो प्रेसिपिटेट्स आएंगे किस में इंसॉल्युबल आएंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना है। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, मीन्स इसकी कंसनट्रेशन हमने कम कर दी है बाय एडिंग द वाटर, लेकिन ये कितनी अमाउंट में करनी है हमें, कंसनट्रेशन कम, ये पहले से डिपेंड होता है, लिखा होता है कितने परसेंट इसे डाइल्यूट करना है। ऐसे ही नहीं कि बस हमने नाइट्रिक एसिड बनाया और उसमें पानी डाल दिया, नहीं, कितना अमाउंट है, कितने ml पानी डालना है, कितने परसेंट हमने कितना ml नाइट्रिक एसिड लेना है, इस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तब जाके हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनता है। द एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितने ये प्रेसिपिटेट्स बने हैं किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी इस रिएक्शन में कितने क्लोराइड प्रेजेंट था। ये लिखा ना यहाँ पे NaCl, मतलब इस सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, ये क्लोराइड, तो ये इस पे डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स upon the amount of silver chloride formed, so that the amount of chloride ions present in the substance, the opalescence produced। अब ये क्या करेंगे, ये जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स कैसा कलर शो करेंगे, ओपेलसेंस, मैंने बताया था ना, ओपेलसेंस या टर्बिडिटी शो करेंगे हमारे मेजरिंग सिलेंडर में, तो वो किसकी वजह से आ रही है ओपेलसेंस, इन प्रेसिपिटेट्स की वजह से आ रही है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद अ रेफरेंस ओपेलसेंस, यानी कि रेफरेंस ओपेलसेंस किसे बोल रहे हैं हम यहाँ पे, स्टैंडर्ड को, जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैंडर्ड को हम, स्टैंडर्ड के साथ हम उसे कंपेयर करते हैं, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर्ड विद रेफरेंस ओपेलसेंस ऑब्टेन बाय अ स्टैंडर्ड, जो कि हमें कहाँ से मिली थी, स्टैंडर्ड से मिली थी, स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन अंडर द सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो हमने यहाँ पे इस लिमिट टेस्ट में क्या किया है, सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसे ट्रीट करवाया सोडियम क्लोराइड के साथ, क्योंकि हम ये किसका टेस्ट कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स, तो हम यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट ही लेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये आपका जो सिल्वर है क्लोराइड के साथ, सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स देगा, और ये सोडियम है नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट्स देगा। कैसे, वाइट कलर के, ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्युबल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें ओपेलसेंस प्रोड्यूस करेंगे। अब वो ओपेलसेंस हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के ओपेलसेंस है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि ज़्यादा टर्बिड है, कम टर्बिड है। अगर कम टर्बिड हुआ, इट मीन्स आपका टेस्ट पास हो गया, आपका जो ये सॉल्ट है वो सही है, सोडियम क्लोराइड वाला सॉल्ट बिल्कुल सही बना है, अच्छे से बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हुई है। अगर यहाँ पे ओपेलसेंस ज़्यादा हुई स्टैंडर्ड से, ठीक है, इट मीन्स आपके इस सॉल्ट में, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट में इम्प्योरिटीज़ है, उसे दोबारा से आपको चेक करना पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। अब यहाँ पे हम ऐसे ही क्लोराइड के साथ साथ हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स करते हैं। सल्फेट्स के लिए हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड लिया, यहाँ पे रिएक्शन में आप देख रहे हो, प्लस सोडियम सल्फेट ले रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। आपको भी पता है कि HCl बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना है, हम यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो बेरियम है वो किसके साथ आ जाएगा, बेरियम क्लोराइड, क्योंकि आपको पता है जब ये आयंस में डिसोसिएट होंगे तो बेरियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर नेगेटिव, ऐसे आता है ना, SO4 2 नेगेटिव और सोडियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमेशा जो क्लोरीन, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो हमेशा किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो बेरियम किसके पास जाएगा, बेरियम सल्फेट के, क्योंकि पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव वाला, तो हमेशा अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, नेगेटिवली चार्ज, जो क्या होते हैं अपोजिट चार्ज वाले होते हैं, उन्हीं के बीच में अट्रैक्शन होती है, और वही क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम पॉजिटिव चार्ज वाला था और सल्फेट नेगेटिव चार्ज वाला था, क्योंकि बेरियम के ऊपर
2 पॉजिटिव चार्ज आता है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है, तो बेरियम सल्फेट बनेगा प्रेसिपिटेट्स। और यहाँ पे जो है आपका सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला, तो ये सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे भी 2 सोडियम के हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन के हैं, तो यहाँ पे +2 NaCl की फॉर्म में, यानी कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में अलग से निकल गया। लेकिन हम टेस्ट किसका कर रहे हैं, सल्फेट्स का, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स किसके बने हैं, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बने हैं। अगर ये एरो ऊपर की तरफ होता है, इट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट बना है वो गैशियस फॉर्म में है, वो फ्यूम्स की फॉर्म में उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एरो डाउनवर्ड है, इट मीन्स ये प्रेसिपिटेट्स है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको केमिकल रिएक्शंस में। अगर ये एरो जो है नीचे की साइड है, इट मीन्स वो कह रहे हैं कि जो प्रेसिपिटेट्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में है। इन प्रेसिपिटेट्स को हम फिर से क्या करेंगे, सॉल्यूशन की फॉर्म में सॉल्युबल करेंगे, नेस्ले सिलेंडर में डालेंगे और फिर रेफरेंस के साथ उसे कंपेयर करेंगे, उसकी टर्बिडिटी चेक करेंगे। ज़्यादा टर्बिड हुआ तो ये फेल हो जाएगा आपका बेरियम क्लोराइड सॉल्ट। अगर ये कम टर्बिड हुआ एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड तो ये पास हो जाएगा। इट मीन्स आपने ये सही मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यही जो रिएक्शन है आपकी, यही ये थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये थ्योरी भी लिखनी है और रिएक्शन भी शो करनी है। आप इसे शो कर दोगे प्रिंसिपल लिख के, यहाँ पे लिखना प्रिंसिपल, ये थ्योरी और ये रिएक्शन लिख के यहाँ पे फिर ये रिएक्शन लिख देना। ठीक है, अगर आप ये अकेली रिएक्शन लिखोगे तो मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे, अकेली थ्योरी लिखोगे तो भी मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। अगर दोनों चीज़ें लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल भी होगा, रिएक्शन भी होगा और एग्जामिनर को इजीली समझ आ जाएगा और आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग भी होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लिखनी है, लेकिन समझना किससे है, रिएक्शन से समझना है ये थ्योरी जो है। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गई, इट मीन्स आप थ्योरी खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्युबल सल्फेट, कि ये जो रिएक्शन है किसके बीच में है, बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्युबल सल्फेट्स के बीच में, इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की प्रेजेंस में। दी टर्बिडिटी फॉर्म्ड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल, मीन्स ये जो सैंपल है हमारा, ये कितनी टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, ये इसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, इज़ कंपेयर्ड विद अ रेफरेंस टर्बिडिटी। उसको हम रेफरेंस यानी कि स्टैंडर्ड टर्बिडिटी के साथ उसे कंपेयर करेंगे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ऑथेंटिक अमाउंट ऑफ सल्फेट, यानी कि ऑथेंटिक मीन्स जितना गिवन है आपका बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे पहले से फार्माकोपे में इसकी लिमिट्स दी होगी ना कि हमें 2 ग्राम लेना है, 5 ग्राम लेना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसे कंपेयर कर लेना एंड में। तो ऐसे ही आपका लिमिट टेस्ट है किसके लिए, आयरन के लिए। आपको पता है आयरन जो है मेटल्स में आता है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में है आयरन। द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन डिपेंड्स ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन इन अमोनिकल सोल्यूशन, मीन्स आपका ये जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड और ये जो आयरन है ये किसकी प्रेजेंस में लेना है आपने, इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल सोल्यूशन में लेना है हमने, इन दी प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, विद थायोग्लाइकोलिक एसिड टू ऑब्टेन अ पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर। देखो यहाँ पे जो थायोग्लाइकोलिक एसिड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कौन कौन से कलर दे सकता है, हमेशा ध्यान रखना, पेल पिंक और डीप रेडिश कलर पर्पल, डीप रेडिश पर्पल कलर भी दे सकता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड है, इसका नाम सभी लिख लेना, और ये आयरन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या मिल रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। ठीक, अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी ये कलर आ सकता है इसका, थायोग्लाइकोलिक एसिड की वजह से, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स अब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नहीं मिलेगा। देखो आप यहाँ पे कोई एरो वगैरह नहीं देख पा रहे हो ना, क्यों, क्योंकि इसने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है, ना कोई प्रेसिपिटेट्स बनाए हैं, इसने तो एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसकी वजह से कोई भी कलर नहीं आएगा, ये प्रेसिपिटेट ही नहीं हुआ। विच इज़ नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय अमोनिया, क्योंकि ये थायोग्लाइकोलिक किस में था,
इन अमोनिकल सोल्यूशन, आप इसे लिख लेना, इन अमोनिकल सोल्यूशन। ठीक है, इन अमोनिकल सोल्यूशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो था ये था विच इज़ नॉट प्रेसिपिटेटेड, ये प्रेसिपिटेट ही नहीं हुआ बाय द अमोनिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं द कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फेरस सॉल्ट। अब यहाँ पे जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, आपके ये जो फेरिक है अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से कलर आएगा। ठीक है, विच डिसअपियर्स इन एयर, जो कि हवा के कंटेंट में, एनवायरनमेंट के जैसे खुली हवा में ऑक्सीजन के कंटेंट में आने से वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, चला जाएगा, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्यों चला गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि बाकी जो कंपाउंड था आपका थायोग्लाइकोलिक था उसने तो कॉम्प्लेक्स बना लिया, उसकी वजह से कोई कलर नहीं आया, और जो इसका फेरस का कलर था वो ऑक्सीडेशन की वजह से वो भी डिसअपियर हो गया। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे आपका जो कलर आएगा आयरन का वो कैसा आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा। ठीक है, अगर कोई कलर फिर भी आया इट मीन्स आपका वो आयरन का जो लिमिट टेस्ट है वो इम्प्योर है। तो यानी कि यहाँ पे कोई कलर आना ही नहीं चाहिए था आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि आपके आयरन में इम्प्योरिटी है या नहीं है। तो ऐसे जो है केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं बच्चे, वो क्या किए जाते हैं, कंपेयर किए जाते हैं, उनका टेस्ट होता है एट दी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे। क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही।